जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल सेशन और अक्टूबर सेशन एग्जाम के लिए एडमिशन लिया है, उनके लिए जो टीएमए है वो सभी टीएमए आ चुके हैं। उनका सोल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है। और काफी दिनों से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत दिनों से आपने कोई भी जो क्वेश्चन आंसर है उनका जो वीडियो नहीं डाला है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका वीडियो नहीं डाला है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने एक नया वीडियो बनाया है सोशल साइंस के लिए, और इनको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम जो करेंगे पार्ट्स जो 2 मार्क्स वाले हैं, आज हम जिस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं वो 2 मार्क्स वाले हैं और ये क्लास 10th के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है और जिसका सब्जेक्ट कोड है 213। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और ये क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में रिवाइज करते हैं। एज ए हम नोट्स की तरह इसको बना रहे हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं। तो देखते हैं, निम्न वार्षिक वर्षा की मात्रा में से भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए क्या उपयुक्त है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और ये 1-1 मार्क्स के हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें सही है जो हमें चूज करना है। तो उत्तर इसका है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण का आजीविक पदार्थ है। मिट्टी, पौधे, मानव, जंतु। तो इसमें सही उत्तर है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 74वां संशोधन निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ था। 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसमें से सही जो आंसर है वो है सी, 1992। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। विद्रोह, आतंकवाद, नक्सलवाद और प्रदर्शन। तो इसमें सही आंसर है हमारा प्रदर्शन। ये हमारे देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फराजी आंदोलन के 2 नेताओं के नाम बताइए। तो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने फराजी आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में जाना जाता है। तो फराजी आंदोलन के 2 नेता हैं, सरायतुल्लाह खां और दादू मियां। ये 2 नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों लोकप्रिय है। 2 कारण दीजिए। तो उत्तर है, सड़क परिवहन 2 देशी पहाड़ी, मरुस्थलीय और जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ता है। मानव एवं यंत्रों के संचालन में तेजी लाकर सड़क परिवहन देश की आंतरिक तथा वायु सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क यातायात कच्चे माल, तैयार माल एवं सड़क के संचालन द्वारा कृषि और उद्योग की मदद करता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, भारतीय राज्यों में विधायिकाओं के दोनों प्रकार के नाम प्रत्येक का उदाहरण देकर लिखिए। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, उसका हमने आंसर भी उसी प्रकार देना है। तो उत्तर देखते हैं, सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि सड़कों को काटकर रेल लाइन बनाना थोड़ा कठिन काम है। पर्वतीय क्षेत्र में सामानों की ढुलाई सड़क के माध्यम से सरलतापूर्वक होती है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, स्पष्ट कीजिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारत में तब शुरू किया गया जब ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार ने ओटोमन साम्राज्य तुर्की के खिलाफ कठोर कदम उठाए। खासकर मदीना और मक्का के धार्मिक स्थलों के नियंत्रण को लेकर मुसलमानों में असंतोष था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने और धार्मिक हक की रक्षा के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए प्रायद्वीपीय नदियां अधिक उपयुक्त क्यों हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां विद्युत उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इन नदियों का जल प्रवाह स्थिर और वर्ष भर होता है। इसका जल स्रोत मानसून के दौरान प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे जल विद्युत परियोजना के लिए अच्छा जल स्तर मिलता है। उदाहरण के रूप में कृष्णा
गोदावरी और ताप्ती नदी महत्वपूर्ण है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए किन्हीं दो संवैधानिक मूल्य का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए दो प्रमुख संवैधानिक मूल्य समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। समाजवाद यह मूल्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का संकेत देता है, और इसका दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। यह संविधान के तहत भारत को एक ऐसे राष्ट्र बनाता है जो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है और किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सार्वभौमिकता। भक्ति आंदोलन ने जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को समाप्त किया और सभी को भगवान के प्रति भक्ति का समान अधिकार दिया। उसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। साधारण भाषा का प्रयोग। भक्ति संतों ने संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं का प्रयोग किया ताकि आम लोग भी भक्ति गीतों और उपदेशों को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण के दौरान खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। पुनर्जागरण के दौरान खगोल विज्ञान में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित थी, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। चलिए नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। गैलीलियो द्वारा दूरबीन का प्रयोग। गैलीलियो ने दूरबीन का प्रयोग कर आकाश के ग्रह और चंद्रमा की संरचना का अवलोकन किया, जिससे खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के किन्हीं दो कर्मों को स्पष्ट कीजिए। तो यह कर्म में कारण होना चाहिए, तो इसको आप कारण कर लें। उत्तर, रोमन साम्राज्य के पतन के दो प्रमुख कारण थे। नंबर 1, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। साम्राज्य में लगातार शासन बदलते और सत्ता संघर्ष के कारण प्रशासन कमजोर हो गया, जिससे शासन व्यवस्था में गड़बड़ी आई। उसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। बाहरी आक्रमण। जर्मेनिक कबीले, हुण और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के हमले ने साम्राज्य की सीमाओं को कमजोर कर दिया और उसे पतन की ओर अग्रसर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिकार वह कानूनी या नैतिक विशेषता है जो व्यक्ति को किसी चीज या अवसर के उपयोग का अधिकार देती है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता। कर्तव्य वह जिम्मेदारी है जिसे व्यक्ति को समाज या देश के प्रति निभानी होती है, जैसे कानून का पालन करना। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन अधिकारों से अधिक कर्तव्यों का पालन महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के आगमन से भारत में किस प्रकार एक नई युग की शुरुआत की गई, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुगलों के आगमन से भारत में एक नई युग की शुरुआत हुई, जिसमें सांस्कृतिक, स्थापत्य और प्रशासनिक बदलाव आए। उन्होंने केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित की, कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम समन्वय में प्रयास किए। ताजमहल, लाल किला जैसे स्थापत्य चमत्कार मुगल युग की विरासत है। उन्हीं के शासन काल में ही ये सब चीजें निर्माण की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पश्चिमी घाट की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। जैव विविधता। नंबर 1, जैव विविधता। यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कई दुर्लभ वनस्पतियों व जीव जंतु का घर है। खगोलिक महत्व। नंबर 2, भौगोलिक महत्व। पश्चिमी घाट मानसून को प्रभावित करता है और इसमें कई नदियां का उद्गम स्थल है, जो कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
पश्चिमी घाट की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। पश्चिमी घाट की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1, जैव विविधता। यह क्षेत्र अनेक दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों का घर है, जो इसे एक जैविक धरोहर बनाते हैं। और नंबर 2, पहाड़ी और जलप्रपात। पश्चिमी घाट में ऊंची पहाड़ियां और सुंदर जलप्रपात स्थित हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य का कारण है। यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन ट्रैप की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दक्कन ट्रैप की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वोल्केनिक उत्पत्ति। दक्कन दक्कन ट्रैप दक्कन ट्रैप एक विशाल लावा पठार है, जो प्राचीन समय से हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। यह पठार भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित है। और नंबर 2, उच्च पर्वत श्रृंखलाएं। दक्कन ट्रैप का क्षेत्र बड़े बड़े लावा के ठोस होने से बना है, जिसके कारण वहां के इलाके उच्च और सपाट पर्वतों का रूप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर किस प्रकार कब्जा किया गया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है 1696 में कंपनी ने बंगाल के 3 गांवों को 3 शहरों में विकसित किया और इसे कलकत्ता नाम दिया गया। प्लासी के युद्ध बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी, इसलिए उन्हें मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और बदले में उससे विशाल राशि तथा 24 परगना के क्षेत्र प्राप्त किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। 28वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज के प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रमाणित किया था। इसकी मुख्य विशेषता थी चरित्र शुद्धता, रक्त की पवित्रता, हिंदू समाज की रक्षा इत्यादि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए लोकप्रिय जन प्रतिरोध आंदोलनों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए दमनकारियों के प्रतिरोध में हिंसा और लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। निम्न और शोषित वर्ग प्राय अपने रोष को पट आक्रमण करते। समाज विद्रोह में तो बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई और खुद सूदखोरों के वही खाते तथा सरकारी भवनों को जला दिए गए और शोषकों को दंड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी जो नोटबुक है या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। राष्ट्रीय अखंडता के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय अखंडता से हमारा आशय है एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अपनी प्रभुसत्ता हो, जिसका अपना संविधान हो, किसी भी मामले में किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जहां एकता हो, संप्रभुता हो, अखंड राष्ट्र का अत्यधिक महत्व है। ऐसे राष्ट्र अधिक उन्नत और समृद्ध होते हैं जिनकी राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्ण रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, स्पष्ट कीजिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारत में तब शुरू किया गया जब ब्रिटिश सरकार ने ओटोमन साम्राज्य तुर्की के खिलाफ कठोर कदम उठाए। खासकर मदीना और मक्का के धार्मिक स्थलों के नियंत्रण को लेकर मुसलमानों में असंतोष था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए धार्मिक हक की रक्षा के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए किन्हीं दो संवैधानिक मूल्य का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है इसमें है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए दो प्रमुख संवैधानिक मूल्य समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। समाजवाद, यह मूल्य सामाजिक और धार्मिक समानता
सुनिश्चित करने का संकेत देता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, धर्मनिरपेक्षता। यह संविधान के तहत भारत को एक ऐसा राष्ट्र मानता है जो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है और किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं स्वीकारता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन में अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, विश्लेषण कीजिए। उत्तर, आग ने गर्मी और प्रकाश का एक स्रोत प्रदान किया, शिकारियों के लिए सुरक्षा विशेषकर रात में, अधिक उन्नत शिकार उपकरण बनाने का एक तरीका और खाना पकाने की एक अच्छी विधि। इस सांस्कृतिक प्रगति ने मानव भौगोलिक फैलाव, संस्कृति, नवाचारों और आहार और व्यवहार में परिवर्तन की अनुमति दी। और सही कहते हैं कि आग का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। भगवान महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आचौर्य और ब्रह्मचार्य। सभी जैन मुनि अरिका, शवक और सविका को इन पंचशील गुणों का पालन करना अनिवार्य है। उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा करें। आइए उत्तर देखते हैं। कार्यक्रम में मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदुओं ने भी इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से अरबी और फारसी भाषाएं सीखी और इस्लामी ज्ञान का परिचय प्राप्त किया। इन मूलभूत विश्वासों के अतिरिक्त इस्लाम के 5 अन्य स्तंभ हैं: शहादा, सलात, ज़कात, रोजा और हज। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग अनुपात को परिभाषित करें। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है? उत्तर देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है? चलिए उत्तर को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है? जहां पर पुरुष प्रधान समाज के कारण स्त्री तथा पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, वहां पर लिंग अनुपात प्रतिकूल पाया जाता है, क्योंकि इस स्थिति में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण हत्या इत्यादि, इसके कारण स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम है और यह अनुपात दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो ये अर्हताएं नहीं है, ये योग्यताएं हैं, तो आप इसको सही कर लें। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं रखता हो और वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण में किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय समाकलन आवश्यक क्यों है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय समाकलन जरूरी है। राष्ट्रीय समाकलन का अर्थ राष्ट्र को एक रूप में साथ लादने की भावना को राष्ट्रीय समाकलन कहा जाता है। हालांकि भारत में भिन्न जाति, प्रकार, भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, पर मन से सभी लोग एक हैं। ऐसी भावना को राष्ट्रीय समाकलन कहा जाता है। राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता व्यापक विविधता को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता है। भारत के विकास ऐतिहासिक घटना को एकजुट करने के लिए, लोगों में भाईचारे की भावना को उत्पन्न करने के लिए हमें राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 2 मार्क्स वाले। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी
कॉपी और रजिस्टर में जो आपके नोट्स बनाए हुए उसमें नोट डाउन कर लें और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। जल्दी मैं अपने और भी जो आपके सामाजिक विज्ञान है, जो आपके सोशल साइंस है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाला हूँ 4 मार्क्स वाले। उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप उन क्वेश्चनों को भी अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, उनके नोट्स बना लें। उससे ये क्या है कि एग्जाम में उससे काफी हेल्प मिलने वाली है। आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उतना पढ़ लेंगे बहुत है आपके लिए, तो आप उसमें 100% पास होंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।